चलिए अब मैं अगला इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को डिस्कस करता हूं और अब मैं क्या करता हूं, अब मैं इलेक्ट्रोलाइट को चेंज करता हूं। पिछले केस में मैंने मीडियम को चेंज करा था, अब मैं इलेक्ट्रोलाइट को चेंज करता हूं। मैं इलेक्ट्रोड्स वही रखता हूं, मैं डीसी बैटरी रखता हूं, मैं मीडियम एक्वस रखता हूं। अब मैं NaCl की जगह Na2SO4 ले लेता हूं, एक्वस Na2SO4, aqueous Na2SO4। नाउ व्हाट विल हैपन, इस कंडीशन पर क्या होगा, इस बात को बड़े ध्यान से देखना। मैं यहां से रिएक्शंस इरेज कर देता हूं। अब मैं एक्वस Na2SO4 ले रहा हूं, सोडियम सल्फेट। अब इस कंडीशन में क्या होगा, देखिए वंस अगेन Na2SO4 इज एन इलेक्ट्रोलाइट, यह एक इलेक्ट्रोलाइट है, इसका भी डिसोसिएशन होगा, यह भी पानी में जाने पर डिसोसिएट हो जाता है, यह भी पानी में जाकर डिसोसिएट होगा और डिसोसिएट होकर सोडियम आयंस और सल्फेट आयंस को दे देगा। And it will also give some sodium ions and sulfate ions। किस तरीके से, aqueous Na2SO4 undergo dissociation to give Na plus and sulfate minus ions। अब यहां पर Na प्लस आयंस तो होंगे ही होंगे और सल्फेट आयंस तो होंगे ही होंगे, पर इनके अलावा यहां पर H प्लस आयंस और OH माइनस आयंस भी होंगे। कुछ इस तरीके से, बड़े ध्यान से समझा जाए। यहां पर सोडियम आयन और सल्फेट आयन के साथ साथ कुछ H प्लस आयंस और OH माइनस आयंस भी होंगे, क्योंकि वाटर में इलेक्ट्रोलाइट डाल देने से वाटर का डिसोसिएशन होने लगता है। जब हम वाटर में कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स डाल देते हैं, कुछ आयोनिक कंपाउंड्स, कुछ इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स डाल देते हैं, तो वाटर का भी डिसोसिएशन होने लगता है और वहां पर कुछ H प्लस और OH माइनस आयंस भी होंगे। And now once again we have to write the reaction occurring in that cell। इस रिएक्शन में जो रिएक्शन हो रही है, इस सेल में जो रिएक्शन हो रही है, उसी रिएक्शन को हमें देखना है और उसी रिएक्शन को हमें लिखना है। हम कहते हैं we'll always write and analyze the anode reaction first, and at anode we have got preferential oxidation। एनोड पर प्रेफरेंशियल ऑक्सीडेशन होगी या जहां पर भी ऑक्सीडेशन होगी उसे एनोड कहा जाएगा। अब जरा देखिए, वी हैव गॉट सल्फेट आयन एंड OH माइनस आयंस। हमारे पास दो आयंस हैं, सल्फेट आयंस और OH माइनस आयंस है, मतलब हाइड्रोक्सिल आयंस है। अब हम कहते हैं जिसकी ज्यादा टेंडेंसी होगी ऑक्सीडाइज होने की वही ऑक्सीडाइज होगा, जिसकी ज्यादा टेंडेंसी होगी ऑक्सीडाइज होने की वही ऑक्सीडाइज होगा, प्रेफरेंशियल ऑक्सीडेशन। देखते हैं किसकी टेंडेंसी ज्यादा है ऑक्सीडाइज होने की, OH माइनस एंड सल्फेट माइनस। सल्फेट आयन की रिड्यूस होने की टेंडेंसी ज्यादा है और OH माइनस की ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी ज्यादा है। मतलब अगर सल्फेट आयन के सामने OH आयंस है तो OH का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है, ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी ज्यादा है इन रिस्पेक्ट टू सल्फेट आयन।
और जिसकी ज्यादा टेंडेंसी होगी उसी का ऑक्सीडेशन होगा, मतलब एनोड पर वहां पर OH माइनस ऑक्सीडाइज होगा। किस तरीके से? कुछ इस तरीके से वहां पर OH माइनस का ऑक्सीडेशन होगा। 2OH माइनस एनोड पर जाएंगे। These OH माइनस आयंस आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। यहाँ इलेक्ट्रोड पर पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा। OH माइनस इस इलेक्ट्रोड पर जाएंगे, इलेक्ट्रोड पर जाकर वहां पर उससे जाकर टकराएंगे और टकराकर अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को छोड़कर वाटर प्लस ऑक्सीजन वहां पर लिबरेट कर देंगे और यहाँ पर एनोड पर ऑक्सीजन गैस लिबरेट होती हुई नजर आएगी। Similarly, cathode also we have got preferential oxidation। मैं यहां से हटा देता हूं ये। कैथोड पर प्रिफरेंशियल रिडक्शन होती है, मैंने ऑक्सीडेशन बोला, सॉरी। कैथोड पर we have got preferential reduction। अब H प्लस आयंस और सोडियम आयन दोनों का पॉजिटिव चार्ज है, दोनों इस नेगेटिव टर्मिनल की तरफ अट्रैक्टेड होंगे, इस नेगेटिव टर्मिनल की तरफ भागेंगे, माइग्रेट करेंगे। पर रिड्यूस कौन होगा? जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा, H प्लस और Na प्लस। अभी अभी देखा हमने Na प्लस का H प्लस का रिड्यूस होने की टेंडेंसी ज्यादा है, H प्लस का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है। अगर H प्लस के सामने सोडियम आयन है तो सोडियम आयन की रिड्यूस होने की टेंडेंसी कम है, H प्लस की रिड्यूस होने की टेंडेंसी ज्यादा है। और ये यहाँ पर H प्लस का रिडक्शन होगा, H प्लस रिड्यूस्ड होगा। किस तरीके से होगा? 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर विल फॉर्म हाइड्रोजन गैस। 2H प्लस इस पर जाएंगे, इससे टकराएंगे, इससे 2 इलेक्ट्रॉन्स ले लेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स लेकर वहां पर हाइड्रोजन गैस बन जाएगी और वह हाइड्रोजन गैस कैथोड से लिबरेट हो जाएगी। और इस समय यहां पर what will be the overall reaction? हम कहेंगे 2H प्लस 2OH माइनस is giving H2 plus H2O plus O2. Observe it. It is one of the interesting behavior. Observe the reaction. बड़ा ही interesting behavior नजर आ रहा है। This is a very interesting situation. यहाँ पर that will be the overall reaction that will occur in that electrolytic cell. बड़े ध्यान से देखिए, वाटर का, प्योर वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस कभी नहीं होता है। प्योर वाटर का मैं अगर इलेक्ट्रोलिसिस करने जाऊं, मैं इस बीकर में वाटर लूं, इलेक्ट्रोड्स लगूं और वहां पर डीसी बैटरी लगा दूं, सर्किट कंप्लीट कर दूं और वहां पर उसका इलेक्ट्रोलिसिस करूं, तो वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस कभी नहीं होगा। प्योर वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस कभी होता ही नहीं है। पर जब मैंने इस प्योर वाटर में कुछ सोडियम सल्फेट डाल दिया, कुछ सोडियम सल्फेट के डाल देने से यहां पर वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस होने लगा। मींस दैट सोडियम सल्फेट इज एक्टिंग एज एन इलेक्ट्रोलिटिक कैटलिस्ट फॉर वाटर इलेक्ट्रोलिसिस। सोडियम सल्फेट इलेक्ट्रोलिटिक कैटलिस्ट का काम कर रहा है। यह रिएक्शन में तो पार्टिसिपेट कर ही नहीं रहा है, रिएक्शन में कहीं नजर नहीं आ रहा है। इट इज नॉट पार्टिसिपेटिंग इन द रिएक्शन, रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। ये जैसा पहले का था वैसे का वैसा ही रहेगा। जैसा मेरा सोडियम सल्फेट था पहले था, ये बिल्कुल ठीक वैसे का वैसा ही रहेगा।
कोई चेंज नहीं होगा, पार्टिसिपेट ही नहीं करेगा, बस यह वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस कराएगा, वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस कराएगा, और इस वजह से इट विल बी टर्म्ड एज इलेक्ट्रोलिटिक कैटलिस्ट फॉर वाटर। और यह इलेक्ट्रोलिसिस कब तक होगा? यह इलेक्ट्रोलिसिस जब तक होगा जब तक कि वहां पर हैवी वाटर ना बच जाए। हैवी वाटर इज D2O, हैवी वाटर इज D2O, मैं लिख देता हूं। सॉरी, हैवी वाटर हैवी वाटर इज D2। हर एक 6000 लीटर में, 6000 पानी में 1 लीटर D2O होता है। In every 6000 लीटर ऑफ वाटर वी हैव गॉट 1 लीटर ऑफ D2। जब तक कि यहाँ पर D2O नहीं बच जाएगा, सारा का सारा वाटर उड़ नहीं जाएगा, इलेक्ट्रोलिसिस नहीं हो जाएगा, जब तक यहाँ पर इलेक्ट्रोलिसिस होता रहेगा, जैसे ही यहाँ पर D2O बचेगा इलेक्ट्रोलिसिस होना रुक जाएगा। And in fact, in this manner, we will use to obtain heavy water. कुछ इसी तरीके से heavy water को obtain करा जाता है, which is used in nuclear power reactors. Nuclear power reactors में use करा जाता है heavy water का, और इस heavy water को इसी तरीके से obtain कराया जाता है। सोडियम सल्फेट एक्वस का इलेक्ट्रोलिसिस कराया जाता है, वहां से पानी तो खत्म हो जाता है कुछ समय बाद इलेक्ट्रोलिसिस के बाद, और यहाँ पर सिर्फ D2O बच जाता है। That will be the overall reaction in that electrolytic cell. हाइड्रोजन गैस कैथोड पर, ऑक्सीजन गैस एनोड पर लिबरेट होती हुई नजर आएगी। अब बड़े ध्यान से देखेंगे, मैं इनफैक्ट इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख देता हूं। मैं इसको लिखता हूं, H+ और 2OH- लिखे जा सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि 2H+ और 2H- कंबाइन होकर वाटर देगा, और रिएक्टेंट साइड पर वाटर था, हमने एक्वस सोडियम सल्फेट लिया था, वाटर लिया था, तो यहां से हो जाएगा 2H2O gives H2 plus H2O plus O2, बैलेंस्ड है बिल्कुल। तो यहां से एक वाटर कैंसिल हो गया, विल गेट H2O plus H2 plus O2, that will be the overall reaction जो वहां पर नजर आएगी। ऑब्जर्व द रिएक्शन, बड़े ध्यान से रिएक्शन को देख लिया जाए। सॉरी, वहां पर कुछ मिस हो गया मेरे से, इट इज हाफ O2, और हाफ लिखा हुआ है, that will be the overall reaction in that electrolytic cell। मैं यहां पर लिखता हूं Na2SO4 will act as a electrolytic catalyst, और इसी समय मैं इसकी स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन भी कर देता हूं। मैं इलेक्ट्रोड्स, यहां पर हमने क्या लिया है, एक्वस Na2SO4 लिया है, कंसंट्रेशन हमारे को नहीं पता है, हम C लिख देते हैं, और टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस।
इलेक्ट्रोड्स हमने प्लैटिनम के ही लिए हैं. Platinum is an inert metal. It will not participate in the reaction. That will be the anode side. That will be the cathode side. Anode पर हमें क्या मिल रहा है? ऑक्सीजन गैस. और एनोड पर we are getting hydrogen gas. Sorry, एनोड पर O2 गैस और कैथोड पर हाइड्रोजन गैस. And that is the overall representation. प्लीज कॉपी डाउन फास्ट, फटाफट से इसको कॉपी कर लिया जाए, फिर मैं एक सेल और डिस्कस करता हूं इसी समय. खास बात यहां पर ध्यान रखी जाए, वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस नहीं होता है प्योर वाटर का, पर उसमें कुछ इलेक्ट्रोलाइट डाल देने के बाद उसका इलेक्ट्रोलिसिस होने लगता है. वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस क्यों नहीं होता है? एक्चुअली वाटर के अंदर कोवलेंट बॉन्ड्स होते हैं, इस वजह से वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस नहीं होता है. वहां पर उसका आयोनाइजेशन बेहद कम होता है, नाम मात्र के बराबर उसका आयोनाइजेशन होता है, नेग्लिजिबल आयोनाइजेशन होता है. प्योर वाटर का जो आयोनाइजेशन होता है बेहद कम होता है, 10⁻⁻⁷ की टर्म्स में होता है. तो इतने कम आयोनाइजेशन के लिए, मतलब जो आयोनाइज होकर H+ और OH- आयंस मिलते हैं प्योर वाटर से, वो 10⁻⁻⁷ की टर्म्स में होते हैं. बड़े कम H+ और OH- आयंस मिलते हैं, नेग्लिजिबल अमाउंट में मिलते हैं, इसलिए प्योर वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस कभी नहीं करा जा सकता. पर हाँ, उसमें इलेक्ट्रोलाइट डाल देने के बाद उसका इलेक्ट्रोलिसिस करा जा सकता है. चलिए, अब मैं क्या करता हूं, मैंने मीडियम भी चेंज कर लिया. मीडियम चेंज कर देखा किस तरीके से इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में होने वाली रिएक्शन में परिवर्तन आ जाएगा. फिर मैंने क्या करा, मैंने फिर इलेक्ट्रोलाइट चेंज करा, और इलेक्ट्रोलाइट चेंज कर देखा वहां पर उस सेल में होने वाली रिएक्शन में किस तरीके से परिवर्तन आ जाएगा. अब मैं इलेक्ट्रोड्स को चेंज करता हूं, और इलेक्ट्रोड्स को चेंज कर देखता हूं वहां पर किस तरीके से इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में परिवर्तन आ जाएगा. अब मैं वही एक्वस NaCl लेता हूं, और अब मैं सिल्वर इलेक्ट्रोड्स लेता हूं. अब मैं सिल्वर इलेक्ट्रोड्स ले रहा हूं, प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स लेने की बजाय नाउ आई एम टेकिंग सिल्वर इलेक्ट्रोड्स. और यहां पर वही एक्वस NaCl. with silver electrodes. यहां पर प्लैटिनम की जगह विल राइट सिल्वर. और मैं यहां से रिएक्शन हटा देता हूं सारी. Once again aqueous NaCl को लिया जा रहा है. aqueous NaCl अगेन, NaCl को पानी में डाला जाएगा तो NaCl का डिसोसिएशन होगा, और NaCl डिसोसिएट होकर वहां पर Na+ और Cl- आयंस को दे देगा. अब इस सॉल्यूशन में ना केवल Na+ और Cl- के आयंस होंगे, बल्कि यहां पर कुछ H+ आयंस और OH- आयंस भी होंगे, क्योंकि जैसा मैंने बताया वाटर में कुछ इलेक्ट्रोलाइट डाल देने से वहां पर वाटर का डिसोसिएशन बढ़ जाता है, वाटर में भी डिसोसिएशन होने लगता है, और उस डिसोसिएशन की वजह से वहां पर कुछ H+ आयंस और कुछ OH- आयंस भी नजर आएंगे. ना केवल H+ और OH- आयंस नजर आएंगे, बल्कि वहां पर कुछ और आयंस भी नजर आएंगे. कौन कौन से, बड़े ध्यान से देखिए. सबसे पहले
मैं इसको तो कर देता हूं Cl माइनस, बड़े ध्यान से देखिए। देखिए इस कंडीशन में हो क्या रहा है, यहां पर क्या सिर्फ Na प्लस और Cl माइनस आयंस ही होंगे, क्या इसके अलावा कोई आयंस मौजूद नहीं होगा? मतलब Na प्लस Cl माइनस H प्लस और OH माइनस के अलावा क्या इस कंडीशन में किसी तरह के और आयंस मौजूद नहीं होंगे? देखिए ऐसा नहीं होगा, यहां पर कुछ और आयंस भी मौजूद है। कौन से? सोचिए, ध्यान से सोचिए, बड़े ध्यान से इसी समय इसको देखिए, और कौन कौन से आयंस यहां पर मौजूद है। नहीं पता लगा? मैं बताता हूं। देखिए पिछले केस में प्लेटिनम की इलेक्ट्रोड्स थी, इस केस में सिल्वर की इलेक्ट्रोड्स है। सिल्वर ये रहा, OH माइनस ये रहा, Cl माइनस ये रहा। सिल्वर के भी कुछ अपने अरमान हैं, सिल्वर की भी कुछ अपनी इच्छाएं हैं, कुछ अरमान हैं। सिल्वर भी कुछ चाहता है, सिल्वर भी ऑक्सीडाइज होना चाहता है। इनफैक्ट इन तीनों में सबसे ज्यादा अरमान सिल्वर के हैं ऑक्सीडाइज होने की। सिल्वर की टेंडेंसी सबसे ज्यादा है ऑक्सीडाइज होने की। OH माइनस Cl माइनस दोनों की टेंडेंसी कम है सिल्वर से, सिल्वर की टेंडेंसी ज्यादा है OH माइनस और Cl माइनस से ऑक्सीडाइज होने की। तो यहां पर होगा क्या, इस इलेक्ट्रोड से कुछ सिल्वर एटम अपने इलेक्ट्रॉन्स को छोड़कर, अपने इलेक्ट्रॉन्स इस इलेक्ट्रोड पर छोड़कर, कुछ सिल्वर एटम्स अपने इलेक्ट्रॉन्स इसी इलेक्ट्रोड पर छोड़कर आयंस बनकर इस तरीके से सॉल्यूशन में आ जाएंगे। मैं दोबारा बता रहा हूं, इस कंडीशन में प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स नहीं है, सिल्वर की इलेक्ट्रोड्स है। सिल्वर की अपनी कुछ अरमान है, कुछ इच्छाएं हैं, उसकी भी कुछ इच्छा है, वो ऑक्सीडाइज होना चाहता है, और उसके ऑक्सीडाइज होने की इच्छा OH माइनस और क्लोराइड माइनस आयन से ज्यादा है, इसलिए उसके ज्यादा है तो वह ऑक्सीडाइज होगा। एनोड पर प्रेफरेंशियल ऑक्सीडेशन होगा, एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है, कौन सा? प्रेफरेंशियल। जिसकी ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी ज्यादा होगी वही ऑक्सीडाइज होगा, या यूं कहूं जो जहां पर ऑक्सीडेशन होगा वही एनोड होगा, कुछ भी समझ लिया जाए। यहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो इसे एनोड कहा जाएगा। कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है? सिल्वर। ऑक्सीडाइज होकर एक इलेक्ट्रॉन को छोड़कर सिल्वर आयन बनकर सॉल्यूशन में आ जा रहा है। अब कैथोड पर क्या होगा? वंस अगेन एट कैथोड वी हैव गॉट प्रेफरेंशियल रिडक्शन। कैथोड पर भी प्रेफरेंशियल रिडक्शन होती है, जिसकी रिड्यूस होने की टेंडेंसी ज्यादा होगी वही रिड्यूस होगा। अब जरा देखिए कैथोड पर कौन कौन से आयंस माइग्रेट करेंगे, कौन कौन से आयंस भागेंगे। H प्लस पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव की तरफ जाएगा। Na प्लस पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव की तरफ जाएगा। Ag प्लस भी पॉजिटिव चार्ज है, यह भी इलेक्ट्रोड, यह भी नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगा। ये सिल्वर आयन पॉजिटिव चार्ज है, ये भी इस टर्मिनल की तरफ जाएगा, नेगेटिव चार्ज नेगेटिवली इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगा। मतलब तीन आयंस जा रहे,
अब रिड्यूस्ड कौन सा होगा जिसकी टेंडेंसी ज्यादा है, तो H प्लस का ये रहा, Na प्लस ये रहा और Ag प्लस ये रहा। ध्यान से देखिए, सबसे ज्यादा रिड्यूस होने की टेंडेंसी सिल्वर की है। अगर सिल्वर के सामने H प्लस और Na प्लस आयन है तो सिल्वर की रिड्यूस होने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा है, और इस वजह से सिल्वर आयन रिड्यूस हो जाएंगे। सिल्वर आयन इससे जाके टकराएंगे, इस इलेक्ट्रोड से टकराएंगे, इलेक्ट्रोड से टकराकर एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर कर मेटेलिक सिल्वर बनाकर इस तरीके से यहां पर सिल्वर की डिपोजिशन होती रही। सिल्वर आयन इस इलेक्ट्रोड से टकराकर एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर कर मेटेलिक सॉलिड बनकर वहां पर कैथोड पर डिपॉजिट हो जाएगा, कुछ इस तरीके से। और अब we can write the overall reaction। हम कहते हैं silver from anode is getting deposited at cathode। यह सिल्वर एनोड से आता है, सिल्वर फ्रॉम एनोड और एनोड से आने पर कैथोड पर डिपॉजिट हो जाता है। Silver from anode will get deposited at cathode। यहाँ पर लिख भी देता हूं मैं, will gradually deposit at cathode। Observe the reaction। Now this method is used to obtain pure silver। प्योर सिल्वर को कुछ इसी तरीके से ऑब्टेन करा जा सकता है। एनोड पर इम्प्योर सिल्वर लिया जाए, कैथोड पर प्योर सिल्वर लिया जाए। एनोड पर इम्प्योर सिल्वर लिया जाए, इम्प्योर, हम यहां पर इम्प्योर सिल्वर ले लेंगे। इस इम्प्योर सिल्वर से सोडियम आयन सारे सॉल्यूशन में आ जाएंगे। इस इम्प्योर सिल्वर में जो भी सिल्वर आयन से वे ऑक्सीडाइज होकर अपने एक इलेक्ट्रॉन को यहां पर छोड़कर सॉल्यूशन में Ag+ बनकर आ जाएंगे, और वह ये Ag+ आयंस कैथोड की तरफ जाएंगे। कैथोड की तरफ जाने पर वहां से एक इलेक्ट्रॉन लेकर रिड्यूस होकर मेटेलिक सिल्वर बनकर वहीं पर डिपॉजिट हो जाएंगे। इस तरीके से यहां से इम्प्योर सिल्वर कहां पर ऑब्टेन हो गया, यहां पर प्योर सिल्वर ऑब्टेन हो गया। सारे सिल्वर आयंस यहां से आएंगे, एटम्स यहां से सॉल्यूशन में आएंगे, सॉल्यूशन से कैथोड पर डिपॉजिट हो जाएंगे। इन दैट मैनर विल यूज टू ऑब्टेन प्योर सिल्वर। इस तरह से प्योर सिल्वर को ऑब्टेन करा जाता है। ऑब्जर्व द रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन दैट इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। मैं इसी समय इसको रिप्रेजेंट भी कर देता हूं। हमने लिया क्या है, हमने एक्वस NaCl लिया है, कंसंट्रेशन C, टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस, और
प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स नहीं लिए हमने, इस बार सिल्वर इलेक्ट्रोड्स लिए। ये मेरी कैथोड साइड होती है, सॉरी ये मेरी एनोड साइड होती है, मैं लिख भी देता हूँ, मैंने पहले के केसेस में नहीं लिखा है। और ये मेरी कैथोड साइड होती है। यहां पर एनोड पर हमें क्या मिल रहा है, Ag प्लस, और कैथोड पर क्या मिल रहा है, Ag। That will be the overall representation of that cell. Anode side, cathode side, aqueous NaCl concentration and temperature. इन दैट मैनर मैंने सभी का एक एक केस करा दिया है। सबसे पहले मैंने मोल्टन NaCl लिया, फिर मैंने मीडियम चेंज करा एक्वस NaCl लिया, फिर मैंने इलेक्ट्रोलाइट चेंज करा सोडियम सल्फेट लिया, फिर मैंने इलेक्ट्रोड चेंज करा। इस तरीके से मैंने तीनों ही फैक्टर्स को एक्सप्लेन कर दिया है, किस तरीके से इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रोलाइट और मीडियम के बदल जाने से वहां पर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में होने वाली रिएक्शन बदल जाती है। इन दैट मैनर यू प्लीज कॉपी डाउन फास्ट। इनफैक्ट आज के लिए इतना ही काफी है, आज हम इतना ही करेंगे। अगले लेक्चर में मैं कुछ और केसेस में इसके डिस्कस करूंगा, कुछ और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को बड़े ध्यान से हम देखेंगे। ठीक है, आज के लिए काफी है। दैट्स ऑल फॉर द टुडे, बाय बाय। यू प्लीज कॉपी डाउन फास्ट।